रशिया और चाइना दो न्यूक्लियर पावर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश हैं, जिन्होंने ईरान को यूएस और इजराइल से लड़ने के लिए ताकत और क्षमता दोनों दी, जिसकी वजह से आज भी युद्ध में खड़ा है ईरान और यूएस की हुकूमत के आगे झुकने से इनकार करता आया है। लेकिन ऐसा क्यों? रशिया या चाइना दोनों जब ऐसा कर रहे हैं तो वो ये चीज जानते ही होंगे कि उन्हें आने वाले समय में काफी सारे सैंक्शंस और टैरिफ से होकर गुजरना पड़ेगा जो यूएस लगाने वाला है। और रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस और टैरिफ्स लगे ही हुए थे पहले से, और यूक्रेन के वॉर के बाद वो और बढ़ चुके थे। और चाइना जो इकोनॉमिकली ईरान का जीवनदानी बना हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों का क्या फायदा होगा ईरान को सपोर्ट करके? चाइना की बात की जाए तो पर्सनली इनका काफी सारा सीन चल रहा है ताइवान के साथ। ताइवान इनका नेबर इंडिपेंडेंट कंट्री है और चाइना उसको फोर्सफुली कब्जा करना चाहता है, और वो इसलिए चाहता है क्योंकि चाइना का इससे बहुत ही मैसिव प्रॉफिट होगा। चाइना अपने नेवल बेस को पैसिफिक में फैला पाएगा, क्योंकि चाइना और पैसिफिक के बीच में ताइवान पड़ता है, इसीलिए वो अभी अपने नेवल बेस को इतना नहीं स्प्रेड कर सकता है, लेकिन तब कितना कर पाएगा। और फिर उसके बाद ताइवान में 50 से 70% सेमीकंडक्टर चिप्स, 90% दुनिया के एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं, और वही चिप्स जो आपके फ़ोन में, एआई में और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। और अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है या कब्जा कर लेता है तो इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है बहुत ईजीली। लेकिन यूएसए ऐसा होने देगा नहीं, क्योंकि पहली बात, यूएसए प्रोटेक्ट करता है ताइवान को अंडर ताइवान रिलेशन एक्ट, जिसको आप स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यूएसए ताइवान को डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा, पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं देगा, बल्कि उसकी हेल्प करेगा वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर चाइना यूएसए के सपोर्ट के बाद भी ताइवान के ऊपर फोर्सफुली कब्जा कर लेता है तो जितनी भी देशों को सिक्योरिटी गारंटी यूएस देता है, उन सब देशों का यूएसए के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा कम होने लगेगा। तो इन सारी वजहों से यूएसए तो कभी भी किसी कीमत पे ताइवान पे कब्जा चाइना को नहीं करने देगा। और लगभग सेम प्रॉब्लम रशिया और यूएसए के साथ भी है कि रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, यूएसए कब्जा नहीं करने दे रहा है, जिसके बाद पनिशमेंट के रूप में काफी सारे सैंक्शंस और टैरिफ्स यूएस रशिया के ऊपर लगा रखा है। जैसे आपने रिसेंटली ये केस सुना ही होगा कि निकोलस मदुरो, जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, उसको ट्रंप ने उसके घर से निकलवा कर जेल में भर दिया, जस्ट लाइक दैट। और अब मार वेनेजुएला का दबा के तेल पिया जा रहा है। जस्ट टू टेल यू, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला के पास है और अब वो यूएस के कंट्रोल में है। यूएसए के इसी बॉसी बिहेवियर से चाइना और रशिया दोनों बहुत ज्यादा परेशान। इन दोनों देशों को मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, ना कि ऐसी जगह जहां पे यूएस का ही बोलबाला हो। ट्रांजैक्शन होगा तो डॉलर में होगा, खरीदारी होगी तो डॉलर में होगी, और नहीं करोगे खरीदारी डॉलर में तो सैंक्शंस मार देंगे, मतलब खाओगे डॉलर, निकालोगे। और इन सभी के बाद अगर यूएसए ईरान पर भी कंट्रोल कर लेता है तो ये रशिया और चाइना दोनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन शुरुआती दिनों में ये रशिया या चाइना दोनों के लिए इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब कंडीशंस बहुत नॉर्मल थे। उस टाइम कंडीशंस बस इतने ही थे कि यूरेनियम एनरिचमेंट खत्म कर दो या कम कर दो, बस लिटरली बस इतना ही था। लेकिन अब इनरिच यूरेनियम को पूरा का पूरा तुम्हें यूएसए के हाथों सौंपना होगा, कोई और नहीं खरीदेगा, सिर्फ हम खरीदेंगे, $20 बिलियन देंगे, लाओ सारा माल यहाँ। और इन सभी के बाद मिसाइल्स और वेपन्स दोनों को कंट्रोल करना होगा, मतलब कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय द वे फ्यूचर में इजराइल को फिर से मन कर दिया अटैक करने का तुम पे, तो तुम तो अपने आप को सेव कर लोगे, और वो हम कैसे होने देंगे। मतलब रेगुलेशंस और कंडीशंस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि रशिया के लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत बन चुकी है, क्योंकि ईरान यूएस का एंटी यूएस इन्फ्लुएंस्ड एलाय है। और मेन दिक्कत यही है, अगर ईरान वीक हो जाएगा तो सैंक्शंस रिलीफ पे ध्यान देगा, और जहां सैंक्शन रिलीफ पे ज्यादा ध्यान देने लगेगा, यूएस उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और फिर अगर हार जाता है तो दुनिया को दिखाने के लिए यूएस उसको भी एलाय बना लेगा। दोनों केसेस में रशिया और चाइना दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है, और ईरान और रशिया दोनों भयानक मात्राओं में सैंक्शनड है यूएसए से। तो फिर इन्होंने अपने आप में एक सिस्टम भी बना रखा था कि वेस्टर्न सिस्टम के बाहर हम अपना ट्रेड करेंगे, अपन दोनों ट्रेड करेंगे, मतलब भाई। जैसे रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई हो रहा था तो उस समय काफी सारे ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन्स जो थे वो रशिया को दिए थे। तो अगर यूएसए ईरान को कंट्रोल करेगा तो यूएसए ईरान को रशिया से दूर भी रखेगा, और ईरान को यूएसए कंट्रोल भी कर सकता है बाद में कि रशिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करो, नहीं तो सैंक्शंस और मार देगा, उसमें क्या है। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से रशिया को दूरदर्शिता रखनी पड़ती है। और रही बात चाइना की, तो चाइना तो बहुत ही भारी मात्रा में, मतलब लगभग 80% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है, वो भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस में, और वो भी प्रॉब्लम कर सकता है यूएस से फिर। और अगर ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा तो और कहाँ से करेगा? बाकी गल्फ स्टेट से। सारे के सारे यूएस के एलाइज हैं। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रगड़ा था, उसका बहुत बड़ा रीजन था ऑयल, अपार्ट फ्रॉम एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल पे कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि वेनेजुएला के बाद अगर किसी देश पे सबसे ज्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल है तो वो सऊदी अरेबिया के बाद
ईरान है, वर्ल्ड का 3rd पे आता है नेचुरल ऑयल होल्डर। उसके बाद मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जो जिससे यूएसए ऐसे भी सस्ते में तेल खरीदता है। तो बेसिकली अगर यूएसए के पास दुनिया का मैक्सिमम ऑयल कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट है भी, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी उन देशों के लिए जो अपने मैक्सिमम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमारा देश जो खुद 85-89% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। जैसे आपने रिसेंटली ये सुना ही होगा कि यूएसए इंडिया को फोर्सफुली ये कह रहा था कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, खरीदना है तो हमसे खरीदो, महंगा वाला खरीदो। और उसके बाद इंडिया चुपचाप खरीद भी रहा था, क्या कर सकता है। और उसके कुछ समय बाद यूएसए से ये बयान आता है कि वी आर अलाउइंग इंडिया टू परचेज 30 days ऑयल फ्रॉम रशिया। मतलब हम क्या मदारी के बंदर हैं। लेकिन आप क्या ही अपेक्षा रखेंगे ट्रम्प से। कुछ दिन पहले सीज फायर हुआ था, सीज फायर के कुछ समय बाद ही सीज फायर का उल्लंघन भी हो गया। फिर 17 अप्रैल को सब कुछ थोड़ा ठीक लग रहा था कि हॉर्मुज को अनब्लॉक कर दिया था ईरान ने, लेकिन उसके बाद पता चला कि यूएस ने अपने ब्लॉकेट्स नहीं हटाया है और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से ईरान ने ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए ने पहले तो अपने सारे सिचुएशंस को क्लियर कर दिया था कि ठीक है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ब्लॉकेट्स को हटाए नहीं। क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि जितनी भी सीज फायर के डील्स वगैरह जो भी हुए थे, ये मेजर डील क्रैक नहीं हुआ था कि एनरिच यूरेनियम देना है नहीं देना है। तो यूएसए ये चाहता है कि 20 साल तक कम से कम ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद कर दे, या पॉज ही हुआ। तो ईरान ने वापस से हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और इसके आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। सिचुएशन ऐसे होने लग गए हैं कि ये शायद से वॉर फिर से कंटिन्यू हो जाएगा इतने दिनों की सीज फायर के बाद। तो होपफुली आपको ये क्लियरली समझ आया होगा कि रशिया और चाइना दोनों एक्चुअली क्यों ईरान को मदद कर रहे होंगे। तो अगर आसानी से वीडियो आपको पल्ले पड़ा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चर्चा बिना खर्चा को। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ खबरों पे चर्चा बिना कोई खर्चा। वेलकम टू चर्चा बिना खर्चा।